चीज से मिलकर बना है सजीव और निर्जीव, और कुछ नहीं है। हमारे चारों तरफ हमारे ब्रह्मांड में या तो सजीव है या फिर निर्जीव, और कुछ नहीं है। और अगर हम बात करें निर्जीव का, वो तो अणुओं का ढेर है। जिस तरह निर्जीव पदार्थ अणुओं का ढेर है, उसी तरह सजीव का शरीर कोशिकाओं का ढेर है। जिस तरह अणु मिलकर के निर्जीव पदार्थ बनाते हैं, उसी तरह कोशिका मिलकर सजीव पदार्थ बनाते हैं, कोशिका मिलकर सजीव पदार्थ बनाते हैं। बात समझ लेना। कोशिका, तो कोशिका क्या है? तो कोशिका वही इकाई है जो किसका निर्माण करता है? सजीव का। अगर आप सजीव के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे तो सजीव की निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है? अब कोशिका का निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर होता है। उदाहरण के लिए प्रोटीन अणु, कार्बोहाइड्रेट अणु, कार्बोहाइड्रेट अणु, ठीक है, वसा अणु, डीएनए अणु, ये सब तमाम अणु मिलकर के निर्माण किया हुआ है किसका? कोशिका का। ये सब अणु आपस में जुड़ करके निर्माण किया किसका? कोशिका का। फिर कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊतक, टिश्यू। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। और भी अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंगतंत्र। अंगतंत्र, अंगतंत्र, जैसे कि श्वसन तंत्र एक प्रकार का क्या है? अंगतंत्र। पाचन तंत्र एक प्रकार का क्या है? अंगतंत्र। तंत्रिका तंत्र एक प्रकार का क्या है? और कई अंगतंत्र मिलकर बनाता है, कई अंगतंत्र मिलकर बनाता है सजीव का शरीर। तो हम अपने आंखों से जिन जिन सजीव को देखते हैं वो किससे बना है? अंगतंत्रों से। अंगतंत्र किससे बने हैं? अंग किससे बने हैं? ऊतक किससे बने हैं? तो एक सजीव का निर्माण कुछ इस प्रक्रिया में होता है। सजीव के निर्माण की प्रक्रिया की अगर शुरुआत होती है तो कौन सी होती है? कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं, अंगतंत्र मिलकर, जैसे हम लोगों का ही शरीर में कई अंगतंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, वो अंगतंत्र कई अंगों से मिलकर बने, अंग कई ऊतकों से मिलकर बने, ऊतक कई कोशिका से मिलकर बने। तो इसीलिए कोशिका को सजीव की रचनात्मक इकाई कहा जाता है, या सजीव के शरीर की रचनात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि सजीव की शरीर की रचना कोशिकाओं के बिना संभव है नहीं। अगर कोशिका को ही हटा दीजिएगा तो ऊतक अंग की हम कल्पना कर सकते हैं? इसका मतलब है कि कोशिका के बगैर सजीव के शरीर की रचना नहीं हो सकती। और यही कारण है कि कोशिका को सजीव के शरीर की रचनात्मक इकाई कहते हैं। सजीव के शरीर की रचनात्मक इकाई कहते हैं। क्यों? तो उसी से रचना होता है। अब एक और बात पर जिक्र कर लेते हैं कि सजीव का शरीर की रचनात्मक इकाई कोशिका है, क्योंकि उसकी रचना उसी से शुरू होती है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर सजीव को जीवित बना रहना है तो उसके अंगों को लगातार कार्य करना पड़ता है। अगर सजीव को जीवित बना रहना है तो उसके अंगों को लगातार कार्य करते रहना। अगर फेफड़ा सांस लेने छोड़ने का कार्य रोक दे तो क्या हम जीवित रहेंगे? अगर लीवर अपना कार्य छोड़ दे तो हम जीवित रहेंगे? अगर किडनी अपना कार्य छोड़ दे तो हम जीवित रहेंगे? तो एक सजीव का शरीर जीवित बना रहे, इसके लिए उसके अंगों का लगातार कार्य करते रहना। अब कोई अंग तब काम करेगा जब अंग के ऊतक कार्य करेंगे, और ऊतक कार्य तभी करेंगे जब कोशिका कार्य करेंगे। अगर कोशिका ने कार्य करेगा तो ऊतक कार्य कर पाएगा। अगर ऊतक ही नहीं कार्य कर पाएगा तो अंग कार्य कर पाएगा। तो अगर शरीर को जीवित बना रहना है तो अंगों को कार्य करना पड़ेगा, और अंग कार्य करते रहे। इसके लिए जरूरी है कि उसमें जो मौजूद कोशिका है वो भी लगातार कार्य करते रहे। तो कोशिका सिर्फ रचना नहीं बनाती है, बल्कि वे सजीव के शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए लगातार कार्य भी करते रहती है। और इस कारण कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका केवल रचना नहीं बनाती है बल्कि वो लगातार कार्य भी करते रहती है। तो कोशिका सजीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सजीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक इसलिए कि इसके बिना सजीव के शरीर की रचना नहीं होगी, और क्रियात्मक इसलिए कि इसके कार्य के बिना कोई अंग कार्य करेगा नहीं। और अंग कार्य नहीं करेगा तो सजीव जीवित, और सजीव जीवित ही नहीं है तो फिर वो निर्जीव ही है ना जी। बात समझे? कोशिका क्या है? कोशिका क्या समझ गए? सजीव के शरीर की रचनात्मक और कोशिका के बिना सजीव के शरीर का न तो निर्माण हो सकता है, कोशिका के बगैर सजीव की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। लेकिन
लेकिन सजीव भी पृथ्वी पर एक जैसे नहीं है। सजीव भी कितने प्रकार के हैं? सजीव भी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और क्या सजीव एक ही तरह के हैं पृथ्वी पर? नहीं, कितनी तरह के? दो तरह के। एक कोशिकीय सजीव और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय सजीव हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। एक कोशिकीय सजीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। एक कोशिकीय सजीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं क्योंकि वे बहुत सूक्ष्म है और मानव अपने आंखों से उन्हें देख। तो जब एक कोशिकीय सजीव की बात होती है तो एक कोशिकीय सजीव में केवल एक कोशिका होता है। एक कोशिकीय सजीव में केवल एक कोशिका होता है, उसमें कोई ऊतक अंग अंगतंत्र नहीं होते हैं। जो एक कोशिकीय सजीव है उसका पूरा शरीर में केवल एक कोशिका होते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय सजीव में कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक, ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंगतंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? तो ऐसा नहीं कि हर सजीव में ऊतक है, हर सजीव में अंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊतक अंग केवल उसी सजीव में है जो बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय सजीव में तो केवल एक कोशिका है, केवल एक कोशिका। एक कोशिकीय सजीव में कोई ऊतक अंग नहीं होते हैं, केवल एक और एक कोशिका। तो कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं, तब सजीव का निर्माण होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन सारा सजीव ऐसे नहीं बने हैं। कुछ सजीव तो केवल एक कोशिका से बने हैं, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। इनके शरीर में केवल क्या है? थोड़ा सा कौन सा क्लियर होगा? होगा लेकिन बहुत बड़े चीज को छोड़ दिए, समझे कि नहीं? इसको अब बताइए, प्रकृति एटम भी नहीं बनाता तो कुछ भी होता, सबका जड़ कहानी की है। तो फिर आप कहिएगा तो इसको क्यों छोड़ दिए? तो इसको इसलिए छोड़ दिए, इसके लिए अलग साइंस है इसका नाम, इसीलिए इसको छोड़ दिए। लेकिन कहिएगा छोड़ दिए तो फिर यहाँ काहे लाए? देखने के लिए देख लीजिए बात समझे। अगर परमाणु नहीं रहता तो अणु ही, और अणु ही नहीं बनते तो बात समझ गए ना? तो इसका परिचय करवाएंगे। ये तो इधर भाग गया है, इसको केमिस्ट्री में करवाएंगे। ये तो इधर भाग गया है, इसका करवाना हम चालू करते हैं। अपना ये पहला क्वेश्चन बन रहा है, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं कोशिका के अभाव में सजीव का शरीर का निर्माण संभव है? सही है, सही सही है जी। कोशिका के अभाव में क्या सजीव की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल सही। ऊतक और अंग के अभाव में शरीर बन सकता है, लेकिन कोशिका के अभाव के बिना, कोशिका के बिना शरीर नहीं बन सकता। प्रॉब्लम है। तो कह रहे कौन कथन सही है? दोनों कथन। पंकज कुमार ओझा, पंकज कुमार ओझा का तैयारी काफी बेहतर लग रहा है, काफी। अच्छा, राहुल कुमार जी भी हैं, 2 नंबर बात है। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहते हैं? अब जो बायोलॉजी हमसे पढ़े हुए 2-3 बार, तुझे याद होगा फर्स्ट को बात, तो वो भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आगे आगे बोल रहे हैं, ठीक है। अब आइए, सबसे पहले तो कोशिका आंखों से दिखती नहीं है, इतना छोटा होता। कोशिका केवल माइक्रोस्कोप से दिखता। अगर एक कोशिका की आकृति की हम बात करें तो मान लीजिए कि ये एक गोलाकार कोशिका है। हालांकि कोशिका आयताकार भी हो सकती है, कोशिका अनियमित आकार से भी हो सकते हैं, कोशिका की आकृति कुछ भी हो सकती है। कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ भी। तो गोल आकृति बनाना आसान है, तो हम गोल पर ही विचार कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक गोलाकार कोशिका, तो कोशिका के मध्य में होता है कोशिका का न्यूक्लियस। क्या होता है? कोशिका में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक। और न्यूक्लियस
कोशिका बराबर साइटोसोम प्लस, और साइटोसोम में शामिल हो जाता क्या, कोशिका क्या शामिल हो जाता है, उसके बाद कोशिका जरा, उसके बाद कोशिका अंगक, कोशिका अंगक। बात तो समझ गए, समझ गए। तो साइटोसोम कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव में मौजूद कोशिका अंगक, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, साइटोसोम। यदि आप समझ जाइए कि संपूर्ण कोशिका को कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में, साइटोसोम और, तो कोशिका में केंद्रक को निकाल दीजिए, बाकी जो भी बच गया वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, आप समझ गए ना। कोशिका के संरचना में केंद्रक को निकाल दीजिए, बाकी जो बचा उसे सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, बाकी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, साइटोसोम। तो साइटोसोम में क्या शामिल है, झिल्ली, द्रव और कोशिका में स्थित, यानी साइटोसोम से बाहर है केवल। तो कोशिका के संरचना में मौजूद कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका अंगक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, कोशिका के संरचना में मौजूद कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका अंगक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, साइटोसोम। साइटोसोम में केवल कौन नहीं शामिल है, कौन नहीं शामिल है, केंद्रक। प्रश्न जी कि साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है, कोशिका झिल्ली शामिल है, कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग शामिल है, कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग शामिल है, और कोशिका द्रव भी, कोशिका द्रव भी साइटोसोम के अंतर्गत केवल क्या नहीं आता है, साइटोसोम के अंतर्गत केवल क्या नहीं आता है। अब ये दोस्तों अल्लाह ने बोले कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने और विभाजन करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। अब आप जाने कि कोशिका के कोशिका द्रव में कई सारे अंगक मौजूद होते हैं, कोशिका कोशिका के कोशिका द्रव में कई तरह के क्या मौजूद रहती है, और उन संरचना को क्या कहते हैं, कोशिका अंगक, अंग्रेजी में सेल ऑर्गेनल। तो कोशिका के कोशिका द्रव में मौजूद विभिन्न संरचनाओं को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। अब कोशिका अंगक जो है वो दो प्रकार की होती है, कोशिका अंगक कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक ऑर्गेनॉइड और दूसरा मेटाप्लास्ट। मेटा ऑर्गेनॉइड का मतलब क्या, सजीव, मेटाप्लास्ट का मतलब क्या, निर्जीव। मेटाप्लास्ट का मतलब, मेटाप्लास्ट का मतलब क्या हो रहा है, और मेटाप्लास्ट का मतलब है, तो कोशिका के कोशिका द्रव में जो महत्वपूर्ण संरचनाएं होती है उसे क्या कहते हैं। और कोशिका अंगक सारे एक तरह के, दो तरह के होते हैं। कुछ कोशिकाएं संरचना क्या होता है, बढ़ता है, जिनमें विभाजन का मतलब नया बनना, यहाँ विभाजन का मतलब डिवीजन नहीं है दोस्तों, मैथमेटिक्स वाला विभाजन नहीं, पुरानों से नया बनना ही क्या है, विभाजन। जैसे कोशिका विभाजन की हम बात करते हैं तो कोशिका विभाजन का मतलब पुराना कोशिका से नया कोशिका बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। तो यहाँ विभाजन की क्षमता का मतलब हुआ पुराना से नया बनना। तो ऐसे कोशिका अंगक जिसमें बढ़ने की क्षमता होती है, जिसमें नए बनने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाता है, सजीव को क्या बोलते हैं। और ऐसा कोशिका अंगक जिसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, अधिकांश कोशिका अंगक क्या है, ऑर्गेनॉइड, केवल रसधानी, रसधानी याद रखिएगा, रसधानी यानी कि अंग्रेजी में वैक्यूल कैसा संरचना। अधिकांश कोशिका अंगक क्या है, बहुत कम या कोशिका अंगक ही क्या है, निर्जीव, यानी उसमें बढ़ने की क्षमता नहीं होती है। तो मेटाप्लास्ट के अंतर्गत क्या आता है, कोशिका का रसधानी, बाकी सब क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम क्या है। तो अधिकांश कोशिका अंगक क्या है, क्लियर हुआ, समझ गए। सजीव कोशिका अंगक को क्या कहते हैं, सजीव कोशिका अंगक को क्या कहते हैं, निर्जीव कोशिका अंगक को क्या कहते हैं, अधिकांश कोशिका अंगक क्या है, मेटाप्लास्ट यानी निर्जीव संरचना में क्या याद रखिएगा, तो कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं।
और जिसमें बढ़ने और विभाजन की क्षमता नहीं होती उसे क्या कहते हैं? या पूछ देगा सजीव कोशिकांग को क्या कहते हैं? निर्जीव कोशिकांग को क्या होगा? अभी तुरंत बताए हैं कौन? इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनस्टोमी। निर्जीव कोशिकांग है, मेटा प्लस है, क्योंकि सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूबस, ये सब कैसी संरचनाएं हैं? ऑर्गेनोइड संरचना, ये सब कैसी संरचना है? निम्नलिखित में कौन एक सही? निम्नलिखित में कौन एक सही? पहला, कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। बिल्कुल। क्या आंख के रेटिनों की कोशिका छोटी आंख के कोशिका के समान ही है? हमारे आंख का रेटिना भी कोशिका से बना है, छोटी आंख भी। तो क्या आंखों के रेटिनों की कोशिका और छोटी आंख की कोशिका बिल्कुल समान है? नहीं। और अगर आंखों के रेटिनों की कोशिका और छोटी आंख की कोशिका समान नहीं है तो इसका कारण ये है कि उनके कार्य समान नहीं। आंखों के रेटिनों के कोशिका का कार्य कुछ और है, छोटी आंख की कोशिका का कार्य और है। यानी अगर कोशिका अलग अलग तरह का कार्य कर रहा है तो उसका शेप और साइज भी अलग अलग होगा। समान कार्य करने वाले कोशिका का आकार और आकृति भी समान होता है और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का आकार और आकृति भी अलग अलग होता है। तो बिल्कुल सही है, कोशिका का आकार और आकृति, शेप और साइज उसके कार्यों के अनुरूप होती है। अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति भी क्या होते हैं? अलग। कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना बड़ा शरीर उतनी अधिक संख्या में कोशिका। आपसे पूछे थे हम कि एक वयस्क पीपल के पेड़ में ज्यादा कोशिका है कि एक अमरूद के पेड़ में ज्यादा कोशिका? तो आप कह रहे हैं कि पीपल के पेड़, एक वयस्क पीपल के पेड़ में ज्यादा कोशिका है। आपने ये उत्तर किस आधार पर दिया? तो जितना बड़ा आकार होगा उतनी अधिक संख्या में हाथी के शरीर में ज्यादा कोशिका या चूहा के शरीर में? हाथी के शरीर में ज्यादा कोशिका होगा। तो एक सजीव के शरीर में कितनी कोशिकाएं होगी ये निर्भर करता है उसके शरीर के आकार पर। जितना बड़ा शरीर का आकार होगा उसमें उतनी ही संख्या में कोशिकाएं होंगी। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तर करते गलत। गलत, ये सरासर गलत है। समान कार्य करने, एक समान रचना और समान कार्य करने वाले कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तर। उत्तर कहते हैं। कोशिका का समूह, कोशिका का समूह मिलकर के क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं। मिलकर के क्या बनाते हैं? उत्तक। लेकिन कहते कि कोशिका के समूह में जो कितने कोशिका है उसकी संरचना क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। उसका कार्य क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कोशिका का समूह मिलकर क्या बनाता है? उत्तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी कोशिका मिलकर के उत्तक बना लेगा। उत्तक बनाने के लिए समूह में जितने कोशिकाएं होगी उन सब की संरचना क्या होनी चाहिए? समान। उसका कार्य भी क्या होनी चाहिए? समान। तब वो मिलकर सब रहेगा उत्तक। अलग अलग संरचना, अलग अलग कार्य करने वाला कोशिका मिलकर उत्तक नहीं बनाते। तो ये कथन क्या है? अलग कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती। बिल्कुल। हमारे उंगली में जो कोशिकाएं हैं हमारे जीव के कोशिकाओं से भिन्न है। क्या उंगली के मौजूद कोशिका जीव में मौजूद कोशिका एक ही आकार का है? एक ही आकार का है? तो बिल्कुल कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। क्यों? तो उनके कार्य अलग अलग होते हैं। अगर शरीर में केवल एक ही कार्य होता तो यकीन मानिए शरीर में केवल एक ही आकार का कोशिका होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सी नंबर क्या है? समझ लेना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका के आकार और आकृति किस पर निर्भर करता है? कोशिका के आकार और आकृति किस पर निर्भर करता है? कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करता है? कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करता है? सरल मोजाइक होगा। अब आइए थोड़ा इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कोशिका के बाहरी भाग को कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से बना, प्रोटीन और लिपिड। लिपिड मतलब कोशिका के सबसे बारीक घेरा को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका के सबसे बारीक घेरा को क्या कहते हैं? और कोशिका झिल्ली तो बनता है किससे? प्रोटीन और लिपिड। लेकिन प्रोटीन और लिपिड से कोशिका कैसे बनता है? सॉरी, कोशिका झिल्ली कैसे
जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। लेकिन कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर कैसे बना है, इसके संबंध में दो वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। क्या क्या मत है समझिए। कोशिका झिल्ली की संरचना बनाने में एक मॉडल आया 1900, जिसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन। वैज्ञानिक रॉबर्टसन ने कोशिका झिल्ली के संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल दिया था। वो मॉडल क्या है? और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में बताए हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में बताए हैं कि कोशिका जो है वो 3 परतों से मिलकर बना होता है। ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन और बीच में लिपिड। और ये टोटल मोटा होता है 75 एंगस्ट्रॉम। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का कहना है कि कोशिका झिल्ली 3 परतों से मिलकर बना होता है। ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, बीच में। ये बात किसने बताया है? रॉबर्टसन। और रॉबर्टसन का ये मॉडल क्या कहलाता है? जो कब आया समझ गए। लेकिन 1972 में 1972 में एक और मॉडल आया और उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या नाम है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर तथा निकोलसन ने दिया। सिंगर तथा निकोलसन ने दिया। सिंगर तथा सिंगर मतलब गायक नहीं, नाम है सिंगर। और इसका कहना है कि नहीं, कोशिका झिल्ली 3 परत में होता है। कोशिका झिल्ली 3 परत में होता है। ऊपर में लिपिड, नीचे में भी लिपिड और बीच में गोलाकार प्रोटीन, प्रोटीन। तो कोशिका झिल्ली कैसी होती है, इस संबंध में दो मॉडल है। एक मॉडल कहता है कि कोशिका झिल्ली 3 परतों में बनी है, ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, बीच में। जबकि एक मॉडल ठीक उसका उल्टा बात बताया है कि नहीं, ऊपर लिपिड, नीचे बीच में गोलाकार प्रोटीन, क्लियर हुआ। लेकिन वर्तमान में ज्यादा मान्यता, ज्यादा सही किसको माना गया है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल को। लेकिन इसे भी अभी गलत माना नहीं गया है। 11th क्लास के एनसीईआरटी में दोनों मॉडल की विस्तार से चर्चा की गई है। क्लियर हुआ? बात समझे? कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या पूछेगा कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसकी संरचना के बारे में बताता है? कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में बताता है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसके संरचना के बारे में बताता है? किसके संरचना के बारे में? कोशिका झिल्ली के संरचना के बारे में। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसके संरचना के बारे में बताता है? कोशिका झिल्ली के संरचना के बारे में बताता है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि कोशिका झिल्ली 3 परत की बनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, जिसमें ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, बीच में। जबकि फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहता है कि हाँ, कोशिका झिल्ली 3 परतों की बनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, लेकिन ऊपर लिपिड, नीचे लिपिड, बीच में गोलाकार। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल कब आया, किसके द्वारा लाया गया? और ये कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, जिसमें बताता है ऊपर लिपिड, नीचे लिपिड, बीच में गोलाकार। जबकि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसके उलट। अब बनाइए क्वेश्चन। यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। अंग्रेजी में फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में दो फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन होता है। बिल्कुल, हम आपको फॉस्फोलिपिड नहीं बताए, लिपिड के बारे में बताए, तो बिल्कुल ये सही है। लिपिड में जब फास्फोरस का अणु जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? बस इतना। ये मॉडल 1972 में सिंगर निकलसन ने प्रस्तुत किया था। सही है, तीनों का था ना। और अगर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में पूछेगा, जवाब दे दीजिए। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कब आया? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 3 परत होते हैं, ऊपर, नीचे, बीच में। क्लियर? तीनों कथन क्या है? आगे बढ़ क्या है? कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सीलिया तथा फेलिजा की संरचना बनाती है? जैसे हम लोग हाथ पैरों के सहायता से चलते हैं ना, चलते हैं। अरे चलने के लिए पैर नहीं, हाथ भी चलते। जब हम चलते हैं तो हाथ ऐसे करते हैं, तो हाथों के मूवमेंट भी चलने के लिए जरूरी है। तो जिस तरह एक बहुकोशिकीय शरीर अपने हाथ पैरों की मदद से चलता है, उसी तरह सूक्ष्म जीव भी चलते फिरते हैं। किसके सहायता से? तो माइक्रोबिलाई, सीलिया, फ्लैजिला, ये सब प्रचलन अंग है, चलने फिरने वाला अंग है एक कोशिकीय सजीवों का। प्रोटोजोआ चलते हैं किसके द्वारा? यूग्लिना चलते हैं किसके द्वारा? तो एक कोशिकीय सजीव में जो ये सब प्रचलन अंग बनते हैं, किसके द्वारा? फ्लैजिला क्या है, माइक्रोबिलाई क्या है, इस पर भी चर्चा होगी आगे। लेकिन आप समझिए कि माइक्रोबिलाई, सीलिया, फ्लैजिला, ये सब एक कोशिकीय सजीवों का प्रचलन अंग है। यानी एक कोशिकीय सजीव जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं इन्हीं संरचनाओं के द्वारा। और इन सब संरचनाओं का निर्माण किससे होता है? इन सब संरचनाओं का निर्माण
ऐसी विधि है जिसके द्वारा कुछ पदार्थ कोशिका के कुछ पदार्थ कोशिका के तो परासरण ट्रांसपोर्टिंग का एक तरीका है। परासरण की तरह एक और ट्रांसपोर्टिंग का तरीका कौन, चाहे विसरण की बात हो परासरण की बात हो, वो कौन संपन्न करता है। और विसरण परासरण का डिटेल में परिभाषा इसी चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में करेंगे। इसी चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में विसरण और परासरण दोनों से संबंधित क्वेश्चन है, ये आपको हम डिटेल में समझा देंगे। फिलहाल अभी याद रखना है विसरण किसके द्वारा होगा, परासरण किसके द्वारा होगा। और विसरण परासरण ऐसी विधि है जिसके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर है। विसरण परासरण के द्वारा भिन्न भिन्न पदार्थ कोशिका के बाहर निकलते हैं, कोशिका के अंदर आते हैं। तो निश्चित तौर पर कोशिका के बाहर जो भी निकलेगा, अंदर जो भी आएगा, तो सबसे आगे कौन है, तो इसी से परमिशन से आएगा। तो विसरण की बात हो परासरण की बात हो, विसरण की बात हो परासरण की बात हो, ये किसके द्वारा संपन्न होता है, विसरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन एक सही राइबो आपको तो बताए कि कोशिका में केंद्रक होता है और यहाँ पर तरल, और इस तरल पदार्थ में कई सारे, इस तरल पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं, इस तरल पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। और कोशिका द्रव में कई सारे संरचनाएं रहती, उन्हीं में से एक संरचना क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटी, सबसे छोटी कोशिका अंगक है। हो गया, बहुत कठिन अंदर होगा। चलिए तबियत खराब के साथ लग रहा है, चले जाइए, ठीक है, लड़ाई कर रहा हूँ। अच्छा लड़ाई मत करिए, हम लोग गांधी को मानने वाले हैं, सत्याग्रह कर सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते क्या, लड़ाई मत करिए, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। आइए राइबोसोम पर आइए। तो कोशिका के अंदर जितना भी संरचना है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितना भी कोशिकीय संरचना है, उनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा। तो सबसे पहले सबसे छोटा कोशिका अंगक, और ये गोलाकार होता, इसकी संरचना, इसकी संरचना गोलाकार या थैलीनुमा होता। अगर माइक्रोस्कोप से हम राइबोसोम को देखें तो माइक्रोस्कोप में राइबोसोम कैसा दिखाई पड़ेगा, गोलाकार या थैलीनुमा। अब जितने भी कोशिका अंगक है उसमें सबसे छोटा यही है, कौन, और तो एक बात और कि राइबोसोम जो है, राइबोसोम सबसे छोटा है, इसकी संरचना कैसा होता है, गोलाकार या, और ये झिल्ली विहीन कोशिका अंगक, ये क्या है, झिल्ली विहीन कोशिका अंगक। जैसे कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्लियां थी, तो उसी तरह कोशिका के भीतर मौजूद जितने भी संरचना है, वो संरचना के ऊपर भी क्या है, झिल्ली, सुरक्षा के लिए। तो सारे कोशिका अंगक के ऊपर एक सुरक्षात्मक झिल्ली होती है, केवल किसको छोड़कर, राइबोसोम ऐसा कोशिका अंगक है जिसके ऊपर कोई झिल्लियां नहीं होती है, जिसके ऊपर कोई झिल्लियां नहीं होती है। तो राइबोसोम सबसे छोटा कोशिका अंगक है, इसकी संरचना गोलाकार या थैलीनुमा होती है, और ये झिल्ली एकमात्र कोशिका अंगक कौन है जो झिल्ली विहीन है, सबसे छोटा कोशिका अंगक कौन है, राइबोसोम की संरचना कैसी होती है। चलिए अब देखिए कि राइबोसोम दो प्रकार का होता है। राइबोसोम 70S और जो एस का मतलब सेडर वर्ग, सेडर वर्ग यूनिट, जिस तरह कर्बमोन को किलोग्राम में मापते हैं, उसी तरह राइबोसोम के आकार को किसमें मापते हैं, सेडर वर्ग यूनिट। तो राइबोसोम भिन्न भिन्न कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो दो प्रकार के, 70S और 70S का मतलब छोटा वाला राइबोसोम, 80S का मतलब, तो 70S का मतलब ये वाला राइबोसोम छोटा है, ये छोटी थैली वाला है, और ये बड़ी थैली वाला है। तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और
जितना भी प्रोटीन खाते हैं या जंतु जितना भी प्रोटीन खाता है वो पचकर क्या बन जाता है। और हमारे कोशिका के पास प्रोटीन किस रूप में पहुंचा है? हमने प्रोटीन का सेवन किया दाल सोयाबीन मांस मछली के रूप में, वो प्रोटीन पच करके बन गया, पचा हुआ भोजन ब्लड में जाता है और ब्लड भोजन को शरीर के सारे कोशिका तक पहुंचा देता है कि सारा कोशिका बना कार्य करता रहे। तो कोशिका तक आपके भोजन से प्रोटीन कोशिका तक पहुंचा किस रूप में? अमीनो अम्ल के रूप में। तो जैसे कोशिका के पास क्या पहुंचता है? अमीनो अम्ल, राइबोसोम फिर अमीनो अम्ल को जोड़कर क्या बना देता है, और यही कार्य क्या कहलाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का मतलब है अमीनो अम्ल को जोड़ करके क्या बनाना। क्योंकि हम जो प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन के रूप में हमारे शरीर के कोशिकाओं को नहीं पहुंचती है। किस रूप में पहुंचती है? अमीनो अम्ल को। फिर उस अमीनो अम्ल को कोशिका का राइबोसोम जोड़ करके क्या बना देता है, और फिर उस प्रोटीन का उपयोग हमारे शरीर के भिन्न भिन्न कार्यों में होता है। तो अमीनो अम्ल को जोड़कर कोशिका में फिर से प्रोटीन बनाना क्या कहलाता है? राइबोसोम का कार्य क्या है? और यही कारण है कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। सबसे छोटा कोशिका अंगक राइबोसोम, झिल्ली विहीन कोशिका अंगक, कितने प्रकार के राइबोसोम, कौन कौन? राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का अर्थ क्या है? अमीनो अम्ल को जोड़ करके, अमीनो अम्ल को जोड़ करके, क्वेश्चन तो बहुत डीप से आ गया है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S, बिल्कुल सही है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता था, इसके दो सब यूनिट होते 30S और। अब ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पर एक नया चीज क्या है दोस्तों, एक कोशिका प्रोकैरियोटिक एक कोशिका है, इसके बारे में समझिए। पृथ्वी पर अगर कोशिका बनी तो कोई होगा, सबसे पहले बना होगा। तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम जो कोशिका बना वो बहुत कम विकसित था, उसमें केंद्रक भी नहीं था। और वैसे ही कोशिका को और विकसित कोशिका को, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका है जो पृथ्वी पर सबसे पहले बना। और पृथ्वी पर सबसे पहले जो कोशिका बना वो बहुत कम विकसित थे, उनमें केंद्रक भी नहीं था। और वैसे ही कम विकसित कोशिका क्या कहते हैं? और ये छोटका राइबोसोम किसमें होता है? और बाद के समय प्रोकैरियोटिक से ही केंद्रक वाला कोशिका बना, विकसित कोशिका बना। तो यूकैरियोटिक में बड़ा वाला राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक में तो दोनों क्या है? 70S 2 यूनिट से मिलकर बना 30 और 80S भी 2 यूनिट से 40 और। अब जोड़िएगा तो 80 होता है, तो जोड़ना नहीं है क्योंकि मैथ नहीं है। बात समझे? तो आप ये समझिए, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन डी क्या है? राइबोसोम दो चीजों से बना, प्रोटीन और आरएनए। राइबोसोम किससे बने हैं? प्रोटीन और आरएनए। राइबोसोम किससे बने हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश, सदृश का मतलब समान, कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? इसको जाननी चाहिए। ये मीसो कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण का सक्रिय स्थल, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का सक्रिय स्थल। गोल्गी बॉडी भी एक प्रकार का कोशिका अंगक है, कोशिका जिसका काम है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको का मतलब यानी ग्लाइकोलिपिड का मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ठीक उसी तरह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को सम्मिलित रूप से